आपको बताने वाले हैं बाबा तरसेम सिंह के हत्यारे, एक चर्चित हत्याकांड उत्तराखंड का तरसेम सिंह हत्याकांड का जो आरोपी है उसका एनकाउंटर हो चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हरिद्वार पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। तरसेम सिंह की हत्या करने वाले का एनकाउंटर हुआ है। आरोपी अमरजीत सिंह का एनकाउंटर किया गया, ढेर कर दिया गया अमरजीत को। आरोपी अमरजीत को भगवानपुर इलाके में दरअसल ये मुठभेड़ हुई हरिद्वार पुलिस और आरोपी के बीच में, और इस एनकाउंटर में मारा गया। ये हत्यारा एक आरोपी को मार गिराया, दूसरा फरार होने में कामयाब भी हो गया। श्री नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारे के कार सेवा प्रमुख थे तरसेम सिंह, जिनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हरिद्वार पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लिया है, बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें आरोपी को ढेर कर दिया गया। लेकिन अब चुनौती है कि जो दूसरा आरोपी फरार है उसकी तलाश तेज कर दी गई है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 8 अप्रैल 2024 को 8 अप्रैल की तस्वीर जहां पर मुख्य आरोपी का एनकाउंटर किया गया। इसके अलावा वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जब हत्याकांड को अंजाम दिया गया 28 मार्च 2024 को। बाइक सवार 2 आरोपियों ने हत्या किया तरसेम सिंह का, बाबा तरसेम सिंह की, और उसके बाद से ही पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही थी। तो बाबा तरसेम के कातिल को लेकर आज की ये सबसे बड़ी खबर है, और इस बीच इंफॉर्मेशन आपके सामने कि आखिर कैसे कातिल को ढेर किया गया। बड़ी खबर यह आई कि मुठभेड़ में शूटर अमरजीत सिंह बिट्टू मारा गया। उत्तराखंड एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मार गिराया गया। शूटर अमरजीत सिंह बिट्टू ने ही गोली चलाई थी और अमरजीत पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। हालांकि बड़ी खबर यह है कि एनकाउंटर में दूसरा आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश अभी भी जारी है। हालांकि हत्याकांड में बाइक सवार 2 बाइक बदमाश जिस तरीके से शामिल थे, उस आधार पर पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया। 28 मार्च का यह मामला जब इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। हालांकि बाबा तरसेम सिंह की हत्या के बाद मौके पर पहुंचे एसएसपी उधम सिंह नगर मंजूनाथ टीसी ने क्या कहा, यह भी सुनिए। ना सर, इस बार पकड़े नहीं जाएंगे इसको। 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 ना सर, इस बार। राजीव चावला हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राजीव, क्या खबर इस बारे में मिल पा रही है? तरसेम सिंह का हत्यारा, किस तरीके से ऑपरेशन के तहत इसको ढेर किया गया? देखिए, जिस दिन बाबा तरसेम सिंह की हत्या की गई थी उसी दिन, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार जो है उधम सिंह नगर पुलिस से संपर्क में थे, क्योंकि मुख्यमंत्री के काफी करीबी जो ये बाबा तरसेम सिंह थे, तो कहीं ना कहीं पहले से ये स्पष्ट हो चुका था। और जिस दिन एसएसपी साहब ने खुद जब ये मौके पर पहुंचे थे तो वो स्पष्ट ही कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि इस बार ये पकड़े नहीं जाएंगे। कहीं ना कहीं जो है इन आरोपियों की तलाश के लिए तमाम जो है टीमों का गठन किया गया था। इसके साथ ही एसटीएफ और तमाम खुफिया तंत्र भी इन आरोपियों की तलाश में लगा हुआ था। लेकिन लगातार ये अपनी आईडी खुद जो इनका जो फेसबुक का जो एक्सेस था कहीं और से संचालित करा करके अलग अलग लोकेशंस दे रहे थे। लेकिन कल हरिद्वार पुलिस जिस दौरान चेकिंग कर रही थी, कॉम्बिंग कर रही थी, उस दौरान इनको रोकने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही ये वहां से भागने के दौरान जो है पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें अमरजीत नाम का यानी कि जिसने बाबा के ऊपर गोलियां चलाई थी, वो फिलहाल जो है इस पुलिस की कार्रवाई में ढेर हो गया है, उसका एनकाउंटर हो गया है, जिसकी पुष्टि खुद डीजीपी अभिनव कुमार के द्वारा भी की गई है। और अभी जो एक अन्य आरोपी जो बाइक लेकर के वहां पर पहुंचा था, यानी कि सरबजीत, उसकी तलाश फिलहाल पुलिस को है और पुलिस के द्वारा लगातार उसकी तलाश की जा रही है। जी राजीव, इस मामले में जो दूसरा आरोपी है वो फरार है, उसके बारे में क्या जानकारी पुलिस की तरफ से आ रही है? देखिए, पुलिस ने फिलहाल 1-1 लाख रुपए का इन पे इनाम रख दिया है। इसके साथ ही जो सरबजीत जो दूसरा आरोपी है, उसने खुद अभी लगभग 4 दिन पहले उसने अपनी फेसबुक पर अपनी लोकेशन बांग्लादेश के ढाका की उसने शो की थी। और उसने कहा था कि जिस दिन हमें लगेगा हमारे परिवार को परेशान ना किया जाए, लेकिन जिस दिन हमें लगेगा कि हमें पुलिस को सरेंडर करना, उस दिन मैं अकाल तख्त साहिब अमृतसर पहुंचूंगा और वहां से मैं पुलिस को सरेंडर कर दूंगा। फिलहाल इस तरह की जो है पोस्टों पर भी पुलिस लगातार नजरें बनाए हुए है कि कहां से ये पोस्ट की जा रही है, कौन लोग हैं ये पोस्ट करने वाले, क्या खुद सरबजीत इस पोस्ट को कर रहा है। तो तमाम पहलुओं पर फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। ठीक है, नजर बना के रखिए राजीव, शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। जो दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है इस पूरे मामले पर।
आगे भी अपडेट आपको देंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त और आ रही है जम्मू कश्मीर के शोपियां में, जहां पर आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने गैर कश्मीरी ड्राइवर को गोली मारी है। देखिए एक बार फिर से टारगेट किलिंग का मामला सामने आया है। दिल्ली के रहने वाले परमजीत सिंह को गोली मारी गई। घायल परमजीत सिंह को श्रीनगर के अस्पताल में, घाटी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। टारगेट किलिंग की कोशिश के तहत शोपिया में जिस तरीके से बड़ी खबर आई है, शोपिया के पदपावन में आतंकी वारदात को लेकर खबर है। गैर कश्मीरी ड्राइवर परमजीत को गोली मारी गई है। हालांकि पीड़ित परमजीत सिंह दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है। हमले के वक्त ऑन ड्यूटी पर था परमजीत सिंह और घायल परमजीत का फिलहाल इलाज किया जा रहा है। आतंकियों की तलाश में जिस तरीके से जगह जगह सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, आपको बता दें टारगेट किलिंग का ये मामला बताया जा रहा है, जहां शोपिया में टारगेट किलिंग की जो कोशिश की गई है, यही वजह है कि अब आतंकियों की तलाश में जगह जगह सर्च ऑपरेशन भी जारी है। और आइए अब आपको बताते हैं कि कब कब जम्मू में टारगेट किलिंग हुई है, क्योंकि लगातार ये मामला सुर्खियों में रहा। 7 फरवरी 2024 को श्रीनगर के हब्बा कदल में सिख समुदाय के 2 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई। फिर 26 फरवरी की तारीख आपको बताते हैं 2023 को पुलवामा में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या कर दी गई। इसके अलावा 29 मई 2023 को भी अनंतनाग में स्थानीय निवासी दीपक कुमार की हत्या को लेकर खबर आई। साथ ही 15 अक्टूबर 2022 को आपको बता दें चौधरी कुंड में पूरन कृष्ण भट्ट को आतंकियों ने मौत के घाट उतारा था। अगस्त 2022 में शोपिया में बिहार के 3 प्रवासी मजदूरों को गोली मारी गई। नवंबर 2022 में शोपिया में ही ग्रेनेड अटैक में बिहार के 2 मजदूरों का कत्ल कर दिया गया। तो ये टारगेट किलिंग का काला इतिहास रहा है और एक बार फिर से टारगेट किलिंग करने की कोशिश हुई है। और टारगेट किलिंग के तहत ही बड़ी खबर यह है कि जगह जगह सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, क्योंकि प्रथम चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अलग अलग राज्यों में लगातार दौरे पर है। आज की बड़ी खबर यह है कि आज पीएम मोदी यूपी और मध्य प्रदेश में चुनावी रैलीज को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी और मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। आज यूपी के पीलीभीत में और एमपी के बालाघाट में आज पीएम मोदी की जनसभाएं होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीलीभीत से रोहिलखंड की 5 लोकसभा सीटों को साधेंगे। पीएम मोदी पीलीभीत में सुबह 11 बजे बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद के समर्थन में रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने पीलीभीत से इस बार वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद को टिकट दिया है। पीलीभीत से 2019 में वरुण गांधी बीजेपी के टिकट पर जीते थे, लेकिन इस बार पार्टी ने वरुण गांधी का टिकट काट दिया है और उनके जगह यूपी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। पिछले 35 सालों से पीलीभीत सीट पर मेनका गांधी या फिर उनके बेटे वरुण गांधी चुनाव लड़ते रहे हैं और जीतते रहे हैं। बीजेपी की जीत के लिए पीएम मोदी पीलीभीत आ रहे हैं। मेरठ और सहारनपुर के बाद यूपी में पीएम मोदी की ये तीसरी सभा है। पीएम मोदी का पीलीभीत का दौरा इस बात का प्रमाण है कि ये सीट बीजेपी के लिए बेहद अहम है। और एक और बड़ा दौरा होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी एक साथ पूरे देश के कई दौरे इस वक्त कर रहे हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक कहीं उनकी रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही है, तो कहीं वो रोड शो के जरिए सियासी समीकरणों को साध रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दक्षिण में भी जीत का रोड मैप तैयार कर लिया है। पीएम मोदी आज शाम 6 बजे चेन्नई में रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री का रोड शो दक्षिण चेन्नई और मध्य चेन्नई लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। पीएम मोदी आज रात में चेन्नई में राजभवन में रुकेंगे। अगले दिन 10 अप्रैल को पीएम मोदी वेल्लोर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। लोकसभा चुनाव में 400 पार के मिशन को पूरा करने के लिए पीएम मोदी एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार के लिए तमिलनाडु में 2 चरणों में 4 दिन का प्रवास करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री पहले 9 और 10 अप्रैल को और उसके बाद 13 और 14 अप्रैल को तमिलनाडु के कई क्षेत्रों में रैली और रोड शो करेंगे। बीजेपी इस बार अपने सहयोगी पार्टियों के साथ दक्षिण भारत में जीत के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश कर रही है। ऐसे में पीएम मोदी का तमिलनाडु का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। कुछ दिन पहले भी पीएम मोदी दक्षिण के दौरे पर गए थे और दक्षिण के दुर्ग को साधने की कोशिश की थी। मिशन दक्षिण में जुटी बीजेपी के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी तमिलनाडु में चुनाव प्रचार किया और चेन्नई में एक रोड शो के दौरान उन्होंने एनडीए के 400 पार का संकल्प दोहराया।
Bharatiya Janata Party is going to create a history in the state of Tamil Nadu. The kind of support we are getting from every nook and corner, there is one clear sound you can hear. My choice Modi, my choice Modi, my choice Modi. Modi rules the heart of people of Tamil Nadu. He has done a lot of development work, given thousands of crore rupees for the development of Tamil Nadu, and also a lot of respect when the new parliament was built and inaugurated. Sangol was installed in the parliament, in the new parliament. That clearly shows how Prime Minister Modi looks after the tradition, culture of the Tamil Nadu and gives respect. The great poet and philosopher Thiruvalluvar, Prime Minister Modi, if you could hear his speeches, time and again is quoted from his poems. That shows Modi's respect for the language of Tamil and the poet and philosopher and such great leaders who have come from the state of Tamil Nadu. Prime Minister Modi taking the country to the next level, making India a third largest economy of the world. और अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी के एजेंडे को क्लियर करने वाली खबर, बड़ी खबर यह है कि नवरात्र में जारी होगा बीजेपी का संकल्प पत्र। जनता ने भेजे 5 लाख से ज्यादा सुझाव। घोषणा पत्र समिति की 2 बैठकें हो चुकी हैं, मंथन हो चुका है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर इस बार संकल्प पत्र में फोकस रहेगा। और अब आपको बीजेपी की घोषणा पत्र समिति की बैठक की तस्वीर भी दिखा रहे हैं और साथ ही राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में जो पहली बैठक हुई है 1 अप्रैल को ये बैठक हुई थी, दूसरी बैठक 4 अप्रैल को। बता दें कि अब घोषणा पत्र समिति की कोई बैठक तो नहीं होगी, लेकिन ये 2 तस्वीरें महत्वपूर्ण हैं। यहाँ बीजेपी 2024 की जंग जीतने के लिए नवरात्र में जी हां शुभ मौके पर अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। 400 का सूत्र ज्ञान पर फोकस होगा। ज्ञान में जी मतलब गरीब, ग मतलब गरीब, वाई का मतलब युवा, ए का मतलब अन्नदाता किसान और एन का मतलब नारी है। तो इस ज्ञान पर पूरा फोकस होगा जो संकल्प पत्र में देखने को मिल सकती हैं बड़ी बातें। और अब एक्सक्लूसिव जानकारी आपके सामने कि मैनिफेस्टो कब आएगा और उसमें आखिर होगा क्या। 5 लाख लोगों ने इस संकल्प पत्र के लिए सुझाव भेजे। वीडियो के माध्यम से 1.5 लाख सुझाव मिले हैं। नमो ऐप के जरिए 40,000 सुझाव मिले हैं। इस संकल्प पत्र में आपको बता दें, विकास, विकसित और भारत, महिला, युवा, गरीब और किसानों पर फोकस किया गया है। मैनिफेस्टो की थीम मोदी की गारंटी 2047 तक विकसित भारत है। और आइए अब आपको ये बताते हैं कि बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या कुछ बड़े ऐलान संभव हैं, बड़े ऐलान हो सकते हैं। सभी वर्ग को स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाने पर जोर दिया जा सकता है। पीपीपी के जरिए सभी वर्ग को स्वास्थ्य बीमा, जिसमें दलहन तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा जा सकता है। दलहन और तिलहन पर एमएसपी का ऐलान संभव है। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि, इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है। यानी सीधा मतलब है किसानों को, अन्नदाताओं को इस पर फोकस है। महिलाओं के जीवन स्तर को सुधार करने के लिए कुछ विशेष ऐलान संभव है। संकल्प पत्र में युवाओं को आसानी से सस्ते दर पर लोन मिल सके, काशी विश्वनाथ उज्जैन महाकाल कॉरिडोर की तरह इसका विकास हो, ये एक तरह से लक्ष्य हो सकता है। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आमोद, सबकी नजरें हैं कि कब जारी किया जाता है संकल्प पत्र। बड़ी बातें हम दर्शकों को बता रहे हैं और इस बार ज्ञान पर फोकस रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए दीदी, मैनिफेस्टो 16 अप्रैल को जारी किया जा सकता है, जो बीजेपी का संकल्प पत्र है। और संकल्प पत्र का जो शीर्षक होगा वो, जैसा कि लगातार TV9 भारतवर्ष अपने दर्शकों को बताता रहा है कि मोदी गारंटी विकसित भारत 2047 के तर्ज पर होगा। और इसमें समाज के सभी वर्गों को समाहित करने की कोशिश और अगले 5 साल में देश के तमाम एस्पिरेशन को मीट करने के मतलब उसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। और इसमें जैसा कि आपने बताया कि सोशल सेक्टर में इंश्योरेंस एक बहुत अहम कदम हो सकता है कि समाज के सभी वर्गों को हेल्थ इंश्योरेंस मिले। खास करके अब तक जो प्रधानमंत्री के द्वारा गरीब जनता के लिए दिया जाता रहा, उसको समाज के हर एक वर्ग तक पहुंचाया जाए और इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए तमाम निजी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को भी मुहैया कराया जाए, इस पर विशेष फोकस होगा। इसके साथ ही किसानों के लिए, जैसा आपने बताया कि किसानों को इसमें विशेष घोषणा उनके लिए की जा सकती है। और एमएसपी की जो लगातार मांग उठ रही थी
तो एमएसपी भी इसमें हो सकता है और खास करके तिलहन और दलहन के उत्पाद पर अगले 5 साल के लिए कुछ एमएसपी देने की घोषणा की जा सकती है, उस पर कानून बनाया जा सकता है। और इसके अलावा अन्य भी, जैसे कि युवाओं में ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करने की जो कोशिश है, उसके तहत ये कोशिश हो सकती है कि कैसे उनको लोन देने का जो व्यवस्था है उसको और बेहतर बनाया जाए, उसको और स्मूथ बनाया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने रोजगार, अपने धंधे को बढ़ा सके, उस पर जोर होगा इस पूरे मैनिफेस्टो में। निधि, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आमोद जी आपका। और बड़ी खबर जहां बता दें, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के समर्थन में नागपुर में हुई रैली में रामलला की गूंज सुनाई पड़ी। योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी ने मंच से क्या कहा, सुनिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्री और नागपुर से बीजेपी उम्मीदवार नितिन गडकरी के समर्थन में सोमवार को जनसभा की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाराष्ट्र में हर जगह रामलला की गूंज है। मैं आज जहां भी गया महाराष्ट्र के अंदर एक ही आवाज मुझे सुनाई दे रही थी, और वो आवाज थी, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वहीं नागपुर से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी की जमकर तारीफ की। सुशासन और विकास, इन दोनों बातों में भी विशेष रूप से मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार में और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार में एक नया परिवर्तन जनता ने अनुभव किया है। और योगी जी ने पूरे अयोध्या को एक ऐसे नगरी में विकसित किया है कि देश के आदर्श शहरों में अब अयोध्या का नाम लिया जाएगा। और चुनावी प्रचार करने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ नागपुर पहुंचे तो वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर भी गए। योगी आदित्यनाथ ने गडकरी को राजनीति का अजात शत्रु क्यों बता दिया, देखिए रिपोर्ट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करने उनके आवास पर भी पहुंचे। सीएम योगी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आवास पर उनके परिवार के लोगों से भी मिले। सीएम योगी ने गडकरी की कुल देवी के भी दर्शन किए। इसके बाद गडकरी ने सीएम योगी को अपने आवास की गैलरी से नागपुर शहर की झलक दिखाई। नागपुर की रैली में योगी ने गडकरी को राजनीति का अजात शत्रु बताया। यानी राजनीति के एक ऐसे अजात शत्रु जिनके मुंह पे ना शब्द है ही नहीं। गडकरी जी के पास कोई भी व्यक्ति जाएगा, वो कहेगा कि हमारे यहाँ ये कार्य होना है, इतने 1000 करोड़ लगने हैं। गडकरी जी कहते हैं ठीक है, ये काम हम लोग कर देंगे, हो जाएगा। कभी उन्होंने मना नहीं किया। आज आप देखिए ना, अयोध्या में, मथुरा में, काशी में, प्रयागराज में जितना पैसा मांगा गया, लखनऊ में जितना पैसा मांगा गया, उतना पैसा उन्होंने दिया। और आंधी तूफान की चुनौती को बीजेपी के स्टार प्रचारक शिवराज सिंह चौहान ने पीछे छोड़ दिया। देखिए क्या कुछ हुआ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में। आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। एक तरफ पानी बरसता रहा, बीजेपी का चुनावी कारवां चलता रहा। छिंदवाड़ा पहुंचने से पहले देखिए किस तरह से तूफान में चुनावी सभा के लिए मंच और कुर्सियां सजी थी। हवा के थपेड़े उसे उड़ाने पर आमादा थे। टेंट के कपड़े उड़ गए, बांस बल्ले बिखर गए, लेकिन चुनावी नगाड़े का जोर भी आंधी के शोर पर भारी पड़ता दिखा। बीच में मुझे तो आंधी है, पानी गिर रहा है, ओले गिर रहा है, मत जाओ। हमका आंधी तूफान कुछ भी आज चावल पानी तो जाके मांगना चाहे। आंधी तूफान के बीच शिवराज रात के 9 बजे चावल पानी पहुंचे। शिवराज के सम्मान में बरसाए जाने वाले फूल को उन्होंने उल्टा जनता पर बरसाए। इधर एक घर के बरामदे में कार की बैटरी से माइक और लाउडस्पीकर की व्यवस्था की गई और फिर शिवराज ने कांग्रेस के खिलाफ दिया तूफानी भाषण। और आइए बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने सोमवार को मध्य प्रदेश में कई जनसभाएं की, लेकिन खराब मौसम और फ्यूल की कमी की वजह से उनका हेलीकॉप्टर शहडोल से उड़ान नहीं भर सका, जिसकी वजह से उन्हें रात शहडोल में ही गुजारनी पड़ी। पूरी खबर देखिए।
कांग्रेस पार्टी आपको आदिवासी कहती है और बीजेपी आपको वनवासी कहते हैं। आदिवासी का मतलब, अगर आप पहले मालिक थे तो जमीन पर, जल पर, जंगल पर आपका हक बनता है। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। राहुल गांधी सोमवार को मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्र सिवनी में रैली के बाद शहडोल भी पहुंचे थे। शहडोल में भी उन्होंने जनसभा में आदिवासियों के मुद्दे को उठाया था। शहडोल में रैली के बाद राहुल गांधी जबलपुर जाने वाले थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से उनके हेलीकॉप्टर के लिए फ्यूल समय से शहडोल नहीं पहुंच पाया। इस वजह से राहुल गांधी को रात में शहडोल के एक होटल में रात बितानी पड़ी। और आज की बड़ी खबर, केजरीवाल को राहत या जेल, फैसला आज। दिल्ली की हाईकोर्ट फैसला सुनाएगी। बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका को लेकर आज दोपहर का वक्त जब दिल्ली की हाईकोर्ट फैसला सुनाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट आज अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर फैसला सुनाएगा जिसमें उन्होंने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। ईडी और केजरीवाल के पक्ष की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल की याचिका पर पिछले हफ्ते सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट में बहस के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी गिरफ्तारी को स्क्रिप्टेड बताया था। सिंघवी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए थे। पिछली सुनवाई में ईडी ने हाईकोर्ट को बताया था कि कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनावों के आधार पर गिरफ्तारी से राहत देने का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि कानून उनके और एक आम आदमी के लिए समान रूप से लागू होता है। दूसरी तरफ अपने वकीलों से मिलने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करने वाली केजरीवाल की याचिका पर भी आज राउज एवेन्यू कोर्ट फैसला सुनाएगा। और अब दुर्गेश पाठक की मुश्किलें बढ़ेंगी। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक से ईडी ने 4 घंटे तक पूछताछ की है। पूछताछ के बाद पाठक ने कहा कि दिल्ली में काम रोकने के लिए उनके नेताओं को जेल में डाल दिया गया। तो लेने दो भाई। दुर्गेश पाठक ने ईडी को पूछताछ में क्या कुछ बताया, ये बात सामने नहीं आई है, लेकिन पाठक ने पूछताछ के बाद सोशल मीडिया पर इतना जरूर कहा है कि मुझे अपनी कोई चिंता नहीं थी कि मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि हम तो भगत सिंह के चेले हैं। दरअसल ईडी ने कोर्ट में दावा किया कि आम आदमी पार्टी ने उगाही की रकम का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया था। पूछताछ के बाद दुर्गेश पाठक ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि बीजेपी दिल्ली वालों के काम रोकने के लिए हमारे नेताओं के पीछे पड़ गई है। सीएम केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया है। हर रोज किसी न किसी नेता को समन आ रहा है। इस मामले में आप नेता और केजरीवाल के सचिव विभव से भी ईडी की पूछताछ जारी है। दुर्गेश पाठक ने दिल्ली वालों की सहानुभूति बटोरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि मुझे बार बार अपने विधानसभा में हो रहे विकास कार्यों की चिंता हो रही थी कि वहाँ काम कैसे हो रहा होगा। मैं जैसे ही ईडी के पूछताछ से फ्री हुआ, मैं भागा भागा नारायण विहार एच ब्लॉक में हो रहे सड़क निर्माण कार्य को देखने पहुंचा। अपने लोगों को भरोसा दिलाया कि जब तक जिंदा हैं अपने लोगों के लिए काम करते रहेंगे। ये लड़ाई बहुत लंबी है, इस तरह की कठिनाइयां आती जाती रहेंगी, लेकिन मैं आप लोगों के काम नहीं रुकने दूंगा। और एक और बड़ी खबर जहां बता दें, सीएए पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और सीएए के खिलाफ 200 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई हैं। क्या दलीलें रखी गई हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। सीएए के खिलाफ देश भर से दाखिल की गई 237 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया था। पिछली सुनवाई में अदालत ने केंद्र सरकार से सीएए पर 3 हफ्ते में जवाब तलब किया था। आज इस मामले में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं में से एक वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने केंद्र को समय दिए जाने का विरोध किया था। सिब्बल ने दलील दी थी कि अगर एक बार लोगों को नागरिकता मिल गई तो फिर वापस करना मुश्किल होगा। इस मामले को लेकर 19 मार्च को पिछली सुनवाई हुई थी। तब कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था और केंद्र सरकार को
को 8 अप्रैल तक एफिडेविट दाखिल करने को कहा था। केंद्र ने 11 मार्च को CAA का नोटिफिकेशन जारी किया था। तब से ये पूरे देश में लागू हो गया। इस कानून से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। साल 2019 में संसद से CAA कानून को पास किया गया था। CAA के खिलाफ कई संगठनों ने याचिका दायर की है और इसे संविधान के खिलाफ बताया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल नागरिकता कानून का विरोध कर रहे हैं। और राहुल गांधी को लेकर पूर्व कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने तंज कसा। कृष्णन ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी सवाल खड़े किए। कांग्रेस का घोषणा पत्र देखकर ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है। ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये मोहम्मद अली जिन्ना की कांग्रेस हो गई है। और ये जो मैनिफेस्टो है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे का मैनिफेस्टो नहीं लगता, ये मोहम्मद अली जिन्ना का मैनिफेस्टो लगता है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर विपक्षी नहीं बल्कि उसे करीब से जानने वाले कृष्णम भी सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने किसान, नारी, युवा समेत 5 न्याय पर इसे फोकस करने वाला घोषणा पत्र बताया है। कृष्णम यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस की ओर से यूपी की अमेठी जैसी सीट पर उम्मीदवार को लेकर पसोपेश में होने को लेकर पूरी कांग्रेस पर सवाल खड़े किए और राहुल गांधी को नसीहत दे डाली। पता नहीं क्या हो गया कांग्रेस को, न नीति बची है, न नीयत बची है, न नेता बचा है। उन्हें रावलपिंडी से चुनाव लड़ना चाहिए। और महाराष्ट्र में संजय निरुपम के बाद राजस्थान कांग्रेस ने 3 नेताओं को निष्कासित कर दिया है। 60 सेकंड में देखिए ये पूरी खबर। कांग्रेस के इस चिट्ठी से हड़कंप मचा है। सुखजिंदर सिंह रंधावा के आदेश ने 3 नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में इनके शामिल होने का आरोप लगाते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इनमें कांग्रेस नेता तेजपाल मिर्धा, सुखराम डोडवाडिया, भंवर राम शामिल हैं, जिन्हें 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। तीनों नेताओं पर आरोप है कि इन्होंने नागौर में कांग्रेस नेता गठबंधन का साथ नहीं दे रहे थे, चुनाव प्रचार प्रसार नहीं कर रहे थे। इस कार्रवाई को कुछ दिनों पहले नागौर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस नेताओं पर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने का आरोप लगाया था। पार्टियों में ही पार्टियों को दुश्मन बैठे भाई, दूसरों की जरूरत ही नहीं है। अब तो आप ये मत मानो कि कांग्रेस है, बीजेपी है। 3 धड़ा एक पार्टी में, 6 धड़ा दूसरी पार्टी में। तीसरी जी मैं जो बात कर रहा हूँ उसको सुनो आप, मुझे कोई लिख के नहीं देना। बेनीवाल ने गठबंधन को तरबूज का ढेर बताया है। अपनी सहयोगी पार्टी कांग्रेस पर उन्होंने तंज कसा है। अब हम मुकाबला कर, कहाँ से कर लोगे मुकाबला? मेरा मुकाबला करने के लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे। और बड़ी खबर, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कांग्रेस का घोषणा पत्र देश को पीछे ले जाएगा। हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। रक्षा क्षेत्र में तेजी से भारत बढ़ रहा है। देखिए, 5 वर्षों में एक भी करप्शन के आरोप जो है हमारी गवर्नमेंट के ऊपर नहीं लगे। जबकि रक्षा से संबंधित जो सौदे होते थे पहले, उसमें आपने देखा होगा कि कांग्रेस की गवर्नमेंट पर करप्शन के भी आरोप लगे हैं। सारी दुनिया ये देख रही है कि भारत सचमुच आर्थिक दृष्टि से ही एक विश्व की ताकत लगातार बनता जा रहा है। आतंकवाद के प्रश्न पर यदि हम देखें तो कांग्रेस की जब सरकार थी तो आतंकवाद के सवाल पर मुझे लगता है पता नहीं क्यों बचते थे और केवल देश की जनता को कहते थे कि इस प्रकार की आतंकवादी वारदातें तो देश में छोटी मोटी होती रहती हैं। लेकिन आपने देखा कि मोदी जी के नेतृत्व की यह सरकार ने आने के बाद कितनी मजबूती के साथ, कितनी गंभीरता के साथ इस आतंकवाद के संकट को लगभग समाप्त कर देने में कामयाबी हासिल की है। पहले देश के कई राज्यों में इधर उधर की बराबर आतंकवादी घटनाएं होती रहती थी, समाचार पत्रों में खबरें सुनने को मिलती थी। लेकिन आज यदि कश्मीर को छोड़ दीजिए, शायद 1-2 महीने में कोई घटना हो गई तो हो गई, नहीं तो अब देश में कहीं पर आतंकवादी वारदात नहीं होती है। उसका कारण है पड़ोसी देशों को भी एहसास है कि भारत पहले का भारत नहीं है। यदि भारत के साथ अधिक छेड़छाड़ की गई तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। सब मिला जुलाकर मुझे कहना हो कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के संबंध में
तो यह रिग्रेसिव डॉक्यूमेंट है, इसे प्रतिगामी डॉक्यूमेंट कहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी बराबर जब घोषणा पत्र जारी करती है तो उसका घोषणा पत्र एक प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट होता है। दोनों के बीच एक मौलिक अंतर यह है। और मैं कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के संबंध में यही कहना चाहूंगा कि दिवालिया हो चुके बैंक के चेक से अधिक यह कुछ नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख रहे थे कांग्रेस पर प्रहार के। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो कि दिल्ली से है। मंदिर मार्ग थाने के बाहर टीएमसी का धरना। थाने के बाहर धरने पर बैठे टीएमसी के नेता कल चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर धरना दिया था। कल धरने के दौरान पुलिस ने हिरासत में भी लिया था, डिटेन भी किया था कई कार्यकर्ताओं को। टीएमसी विरोध प्रदर्शन कर रही है। कल ईसी दफ्तर के बाहर धरना दिया था और इसी के तहत माहौल खराब करने की जब कोशिश हुई तो पुलिस ने कार्रवाई की। धरने के दौरान पुलिस ने डिटेन भी किया कई कार्यकर्ताओं को। और इससे पहले कल केंद्रीय एजेंसीज के प्रमुख को हटाने की मांग को लेकर टीएमसी ने दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने धरना दिया। टीएमसी नेताओं का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ दुष्व्यवहार किया है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्म होती जा रही है। कल टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन समेत टीएमसी के 10 सांसदों ने चुनाव आयोग से मुलाकात की, जिसके बाद वो धरने पर बैठ गए। तृणमूल सांसद का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, अज्ञात जगह ले गए। दिल्ली चुनाव आयोग के बाहर प्रदर्शन करने पर दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने पर टीएमसी सांसदों ने कड़ी आपत्ति जाहिर की। ये तो तानाशाही, 100% तानाशाही, बट we are from Trinamool Congress, we will fight this. সেখানে শান্তিপূর্ণভাবে 10 জন যদি বসে প্রতিবাদ জানায়, তাদের হাতে কি ছিল? বোম, বন্দুক, লাঠি কি ছিল? बीजेपी के प्रधान सचिव अरुण सिंह के साथ उनका एक प्रतिनिधिमंडल भी कल चुनाव आयोग से मुलाकात की। अरुण सिंह ने दिल्ली में टीएमसी के प्रदर्शन को नाटक करार दिया। शाहजहां को बचाने की चिंता है कि किस प्रकार से शाहजहां को बचाया जाए, यहाँ आकर के नौटंकी कर रहे हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गर्मी के मौसम की। अप्रैल का महीना शुरू ही हुआ है, लेकिन उत्तर भारत में बढ़ रही गर्मी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। यूपी के कानपुर में जैसे जैसे सूरज आसमान चढ़ता है, पारा बढ़ता जाता है, गर्मी झुलसाने लगती है, सड़कों पर लोगों का चलना दूभर हो जाता है। अप्रैल के महीने में ही मौसम के तापमान से लोग जूझ रहे हैं। लोग गर्मी से बचने के लिए मास्क और मुंह ढककर निकलने को मजबूर हैं। शरीर को राहत देने के लिए ठंडे पेय पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत गर्म है, इतनी गर्म है कि हम बता नहीं सकते। चलने फिरने में बहुत दिक्कतें होती हैं, रोड पर निकलने की इच्छा नहीं होती, लेकिन काम धंधा ना हो तो ना निकले। अप्रैल के महीने में इतनी गर्म कभी नहीं होती थी जितनी अब की हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 अप्रैल तक दिल्ली समेत अन्य राज्यों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। उत्तराखंड के लिए इस बीच राहत भरी खबर भी आई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 11 अप्रैल को येलो अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल उत्तराखंड के सभी जिलों का तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है। मंदिरों में सुबह से ही माता के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ है। चैत्र नवरात्र के 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा होती है। आज माता के पहले रूप शैलपुत्री की पूजा है। मंदिरों में इस मौके पर विशेष तैयारी की गई है। माता दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा है। माता वैष्णो देवी कटरा समेत देश भर के शक्तिपीठ समेत सिद्ध पीठों में भक्त माता को मनाने पहुंचे हैं। प्रथम नवरात्र का श्रृंगार दर्शन मां भगवती शैलपुत्री के रूप में किया गया है और मां झंडे वाली सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। हम सभी भक्तों के, देशवासियों के लिए मंगल कामना यह करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग् भवेत्। वक्त चुनाव का है, ऐसे में चुनाव पर भी नवरात्र का असर देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के कोपरी में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चैत्र नवरात्र के एक समारोह में पहुंचे। एकनाथ ने भक्तों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी।
और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण की। जी हां, 50 साल बाद लगा सबसे लंबा सूर्य ग्रहण। अमेरिका के इलिनॉइस में लगा पूर्ण सूर्य ग्रहण। कनाडा के ओंटारियो में भी पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा। करीब 5 घंटे और 25 मिनट तक सूर्य ग्रहण चला। पूर्ण सूर्य ग्रहण सबसे लंबा सूर्य ग्रहण बताया गया, जो 5 घंटे 25 मिनट तक चला। आपको बता दें, इस पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने के लिए भी लोग काफी उत्सुक नजर आए। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जमाइका की ये 4 तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं, जहां साल के सबसे लंबे सूर्य ग्रहण का ये अद्भुत नजारा देखने के लिए न सिर्फ इन देशों के लोगों में उत्साह था, बल्कि पूरी दुनिया इस तस्वीर को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार करती नजर आई। बड़ी खबर यह है कि 54 देशों में आंशिक सूर्य ग्रहण लगा। भारत पर इस सूर्य ग्रहण का कोई असर नहीं हुआ। और जहां लगा पूर्ण सूर्य ग्रहण, आपको वो बताते हैं कौन कौन सी जगह पर सूर्य ग्रहण देखा गया। कनाडा, उत्तरी अमेरिका, मेक्सिको, कोस्टा रिका, क्यूबा, डोमिनिका, फ्रेंच पोलिनेशिया और जमैका, ये जगह थी जहां पर देखने को मिला पूर्ण सूर्य ग्रहण। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोगों में उत्साह देखने को मिला। अमेरिका के 13 राज्यों में देखा गया सूर्य ग्रहण। 50 लाख इस सूर्य ग्रहण की घटना को लेकर गवाह बने। न्यूयॉर्क में ग्रहण को देखने के लिए 6 कैदी तक छोड़े गए। 185 किलोमीटर तक पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा गया।